फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना एक रिहैब माना जाता है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज ओवरथिंकिंग। कई बार ऐसा होता है कि पेन आपको नीज में है या पेन आपको एल्बोज में है, बॉडी में हर चीज आपस में लिंक्ड है। स्ट्रेंथनिंग करना या कितनी जिमिंग करना ठीक है। कि इंडिया में ये चीज़ बहुत नीड है इसके बारे में अवेयरनेस आने की कि पहले वो लोग 80 साल 90 साल की एज तक फिट थे, आजकल 10-12 साल के बच्चे को आज का जो मॉडर्न एरा है उसमें लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बहुत हैं। कैसे बैठते हो, कितनी देर लगातार बैठते हो, कैसे वॉक करते हो, आप किस पोजीशन में सोते हो। और हाइड्रोथेरेपी का भी आजकल काफी कल्चर है। अगर आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है और भी कर रहे हैं योगा तो वो आपके लिए हार्मफुल है। तो कब कोल्ड कंप्रेशन करना चाहिए और कब हॉट कंप्रेशन करना चाहिए? सबसे ज़्यादा हम लोग इग्नोर करते हैं वो पेन है। आज हम जिस एरा में रह रहे हैं वहाँ सब कुछ इवॉल्व हो रहा है। हम इन्फॉर्म हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं और बीते कुछ समय में हम अपनी हेल्थ को लेकर बहुत अवेयर हुए हैं। ऑफ कोर्स हमारी डाइट, फिजिकल हेल्थ, मेंटल और इमोशनल हेल्थ तो एक हेल्दी रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है ही। आज के यूज़र के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फिटनेस के एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में जिसके बारे में कम लोगों को पता है, लेकिन वो हमारी फिटनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से, पंकज साहनी, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट। पंकज, थैंक यू मैम। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आपका जो सब्जेक्ट है ये फिजियोथेरेपी, वैसे कहा जाए तो बहुत पुराना है और सब लोग जानते भी हैं, लेकिन आई थिंक इसका बहुत डिफरेंट एरियाज भी हैं। और अगर जनरल व्यक्ति की बात की जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना मतलब ये माना जाता है कि वही लोग जाते हैं जिनको कोई सर्जरी हुई है, किसी की कोई एक्सीडेंट हुआ है या रीहैब करना है। लेकिन आई थिंक आजकल ये सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप यही बताइए कि फिजियोथेरेपी है क्या एग्जैक्टली और कौन कौन से एरियाज इसमें कवर होते हैं? मैम, जो आपने कहा कि हाँ, जिनका ऑपरेशन हुआ है, जिनको कोई दिक्कत हो रही है, पेन है, सिर्फ उनका फिजियो होता है, ये बहुत आम धारणा है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, आई वॉज इन दिल्ली, सो महानगरों में भी ये चीज़, या आई वुड से इंडिया में ये चीज़ अभी बहुत नीड है इसके बारे में अवेयरनेस आने की कि एक्चुअली में फिजियो क्या होता है। फिजियो इज़ कि द वे यू सिट, द वे यू गेट अप, द वे यू वॉक, किस तरीके से आप अपने हाथ मूव करते हो या लिखते हो, वो हर चीज़ की अवेयरनेस अपने बारे में दैट कैन बी टोल्ड यू बाय अ फिजियो। अपनी बॉडी के बारे में जानना ये फिजियो फिजियो। अगर हम बात करें फिजियो की बात करते हैं तो ऑर्थो से रिलेटेड या कोई बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, इनकी बात होती है। लेकिन अभी हम लोग जो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि फिजियो का मतलब है कि आपको आपके हार्ट के बारे में भी मालूम हो, आपके लंग्स के बारे में भी मालूम हो। तो क्या ये सब भी फिजियोथेरेपी के अंदर ही आते हैं कि हम अपनी लंग की भी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, हार्ट की भी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं? आई कैन थिंक ऑफ लाइक जो फिजियो का एक्चुअल मीनिंग है वो है बिना दवाओं के इलाज करना। इसमें दो मेन चीज़ें आती हैं। एक होता है आपकी किसी मशीनों से इलाज करना, एक होता है एक्सरसाइज से इलाज करना। एक्सरसाइज जो आपकी होती है, एक्सरसाइज मतलब आप बॉडी को मूव कर रहे हो, आप हाथ को बंद कर रहे हो, हाथ ऊपर नीचे कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, ये सारी मूवमेंट्स हैं। इफ़ यू सी तो मूवमेंट आपकी बॉडी में हर जगह होती है जी। आप चाहे वॉलेंटरली आपके हाथ पैर मूव कर रहे हो या इनवॉलेंटरी, आप चाहे सांस ले रहे हो जो वॉलेंटरी है आपका, चाहे आपका गट मूव कर रहा हो, वो हर चीज़ जो भी मूव कर रही होती है, जो मसल्स आपके कंट्रोल में होती हैं, कुछ हद तक जो मांसपेशियां मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, उस हर चीज़ को का राइट से अलाइनमेंट या राइट वे ऑफ मूव करना, ये अवेयरनेस एक फिजियो को आई वुड से अच्छी तरीके से होती है। अगर बस उनको आइडिया होता है मूवमेंट के बारे में, तो कोई बीमारी हो गई उसके बाद आप फिजियो के पास जाओगे, उसका इलाज करना एक चीज़ है। और आजकल कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बीमारी होने से पहले ही वो आपको जांच के बता पाएंगे कि बीमारी कैसी आपको हो सकती है और उसको पहले से ही आप ठीक कर पाओगे। फिर आज का जो मॉडर्न एरा है उसमें लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बहुत हैं। उसमें हम बात करें, पोस्चर की बात करें, जो वर्क का पैटर्न है, या स्ट्रेस की बात करें, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आज के मॉडर्न एरा की देन है। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या देखते हैं, आपके पास किस तरह के पेशेंट आते हैं कि इन चीज़ों से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स उनको होती हैं और अर्ली स्टेज में वो कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और बच सकते हैं? सो आपने 4-5 टर्म्स का यूज़ किया यहाँ पे, लाइफस्टाइल, पोस्चर, स्ट्रेस। हम मे बी 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। लाइफस्टाइल, आप डॉक्टर्स के पास आजकल जाओ, कोई भी कंडीशन लेके जाओ आप, चाहे वो बुखार हो, चाहे आपका डायबिटीज़ हो, कोई हार्ट का इशू हो, दे ऑलवेज गिव यू बंच ऑफ मेडिसिन। उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि आपको लाइफस्टाइल में ये ठीक करना है। फिर आपको अच्छे से पानी पीना है, आपको अच्छे से सोना है, आपको वैसे बैठना है, वैसे बैठना है, या ऐसे वैसे नहीं, ये एक्सरसाइज करनी है, या ये खाना है, नहीं खाना है। जी हाँ, जी हाँ। लाइफस्टाइल क्या है? मतलब
इफ़ यू थिंक ऑफ हमारे फोर फादर्स, आपके पिताजी, दादाजी, वहाँ से आप आज लाओगे तो ऐसी क्या चीज़ इतनी चेंज हो गई है कि पहले वो लोग 80 साल 90 साल की एज तक फिट थे। जितनी दिक्कत हमको आजकल हो रही है, आजकल 10-12 साल के बच्चे को आपको नेक का पेन या हार्ट का इश्यूज होता है फिर। तो इतना क्या चेंज कर लिया हमने कुछ एक आध 2 दशक में, सालों में, कि इतना चेंज हो गया हमारी लाइफस्टाइल में। लाइफस्टाइल क्या है? आप सुबह उठते हो, अपना काम करते हो, ऑफिस जाते हो, वापस से काम पे आते हो, खाते हो, सोते हो। द वे ऑफ गेटिंग अप, अपना काम करना, द वे यू सिट इन द ऑफिस, द वे यू वॉक, द वे यू कम बैक एंड स्लीप, वो हर चीज़, आप किस तरीके से बैठ के खड़े होते हो, कैसे बैठते हो, कितनी देर लगातार बैठते हो, आप कैसे वॉक करते हो, आप किस पोजीशन में सोते हो, ये लाइफस्टाइल है। हमने इस चीज़ में आई वुड से कि बिकॉज फॉर कंफर्ट, कि अगर ये मीटिंग हम आपसे शायद 20 साल पहले कर रहे होते तो ये सोफे नहीं होते वहाँ पर, नॉर्मल एक लकड़ी की चेयर होती है वहाँ पर। अगर उस चेयर पे हम बैठ के बात कर रहे होते तो शायद हमारी बैक पे स्ट्रेन कम पड़ता। अब आप सोचो कि ये चीज़ आप एक बार की बात नहीं है, मे बी शायद मैं चला जाऊँगा यहाँ से, आपका अगला इंटरव्यू होगा, सो आप ये काम हर रोज़ दिन के 8 घंटे करते हो और कई साल तक करते हो। और एक बार पे भी आप अगर आधा एक घंटा बैठ जाओगे तो आपको अपने आप फील होगा कि मेरी बैक पे स्ट्रेन शुरू हो गया है फिर। और वो सेम काम आप हर रोज़ कर रहे होते हो 20-22 साल तक, 30 साल तक। तो फिर वो हर्ट तो करेगा, लाइफस्टाइल में वो वाला फैक्टर है। एंड इफ आपको मालूम हो उसके बारे में, अगर मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे बैठना है, आपको ऐसे नहीं ऐसे चलना है, जिसमें हार्डली शायद आधा इंच का फ़र्क हो आपके तरीके में बैठने के या खड़े होने के या वॉक करने के, वो आधा इंच आपकी बैक को या आपकी गर्दन को या एक बड़ा सा ऑपरेशन आपका नेक का या बैक का सेव कर सकता है फिर, या आपके हेडेक्स को। वो हर चीज़, बॉडी में हर चीज़ आपस में लिंक्ड है। अलग नहीं है कि हाँ आप ऐसे बैठेंगे तो सिर्फ बैक का पेन होगा, आप ऐसे बैठेंगे तो बैक का पेन होगा। बैक तो कैसे बैठेंगे आप? ये छोटी छोटी टिप्स दीजिए कि आपने जो 3-4 चीज़ें कहीं कि किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से खड़े होना चाहिए, या हम जनरल रूटीन में, जैसे आपने कहा कि जनरल एक आम इंसान का रूटीन होता है कि जब वो बिस्तर से उठता है, अपने काम पर जाते हैं, काम करते हैं, वापस घर आते हैं, तो अगर हम एक दिन को लें तो उस दिन में हमें क्या एहतियात रखनी चाहिए और क्या प्रिकॉशंस रखकर हमें अपने उठने बैठने के तरीके को ठीक करना चाहिए? इस सवाल का जवाब मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे जो बात करी आपने, सोना उठना बैठना, ये सारी मूवमेंट्स हैं, और जो हमारी मूवमेंट्स हैं ये हमारी होती हैं मसल से। तो एक थोड़ा सा बेसिक क्रैश कोर्स हम करते हैं यहाँ बॉडी के बारे में। आपकी बॉडी में हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों को आसपास में लिगामेंट्स रखते हैं, कुछ सॉफ्ट टिश्यू होते हैं कि हड्डियाँ आपकी जगह से हिल मच जाए, वो रखी हैं। उसके ऊपर से आपकी मसल्स या मांसपेशियाँ होती हैं जो बॉडी को मूव करने में काम आती हैं। ये बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो कोई भी आपकी मूवमेंट हो, चाहे उठना बैठना हो, सब में आपकी मसल्स ही इन्वॉल्व रिस्पॉन्सिबल होती है। एक मसल में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, लाइक एक आप घर का वायर लेंगे, उसमें बहुत सारे आपको अंदर फाइन वायर्स मिलते हैं, वैसे ही सेम आपकी मांसपेशियाँ होती हैं, उसमें बहुत सारे फाइन वायर्स होते हैं। वो सारे वायर्स पास में आते हैं और दूर जाते हैं। बेसिकली ये फंक्शन है मांसपेशियों का। सो उठने बैठने में या हर काम में अगर आप सही मसल्स यूज़ कर रहे हो तो आपकी बॉडी बैलेंस में है। अगर आप रॉन्ग मसल्स यूज़ कर रहे हो सेम चीज़ के लिए, जो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप इम्बैलेंस में आते हो फिर। तो ये सिर्फ जो मसल का इम्बैलेंस है, ये आपका हर चीज़ में जो फ़ायदा होना चाहिए, जैसे खड़े होने बैठने पे आपकी बॉडी को फ़ायदा होना चाहिए, आपका जो हिप का एरिया है वो काम करना चाहिए। पर अगर वो काम ना करे, आपका हिप का एरिया काम ना करे और कोई और मसल आपकी वर्क करे, तो स्ट्रेन पड़ता है। लेकिन एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि वो गलत तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं? क्या उनको ऐसे साइंस मिलेंगे? अच्छा सिम्टम नहीं, आई वुड से कि हाँ, जो सबसे ज़्यादा हम लोग इग्नोर करते हैं वो पेन है। हमको पेन होता है, हम एक दवाई खा लेते हैं या हम पेन को छोड़ देते हैं फिर कि हाँ पेन हुआ है, कल परसों में कम हो जाएगा अपने आप ही। पेन आपके बॉडी की लैंग्वेज है। अगर आपको बॉडी को आपसे बात करनी है, आपकी आत्मा से बात करनी है, उसके पास सिर्फ एक वे है कि वो पेन बताए। और हमको पेन होता है, पेन इज़ लाइक अ वार्निंग साइन। आपके घर में आग लगी है, फायर अलार्म बजा है, तो पहले आप जाओगे कि आग कहाँ पे लगी है, आग को बुझाने, ना कि आप फायर अलार्म को बंद करने जाओगे। वैसे ही है, आपको पेन हुआ तो पहले आप पेन खोजोगे, पेन कहाँ पे हुआ है ठीक करोगे, ना कि आप पेन को शांत करोगे। क्या स्ट्रेस से रिलेटेड जो पेन होते हैं, आपने कहा कि पेन अगर है वो हमारी बॉडी का लैंग्वेज है कि वो हमको कुछ बताना चाह रहे हैं।
आजकल का जो सिनेरियो है या जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का भी लेवल बहुत होता है, तो क्या उससे भी रिलेटेड जो पेन होता है वो फिजियोथेरेपी के थ्रू दूर किया जा सकता है? स्ट्रेस बॉडी को बहुत सारे वेज में हार्म करता है। उसमें से एक जो बहुत कॉमन हम लोग फील करते हैं वो है आपका नेक और आर्म्स के आसपास का पेन, कंधों का पेन, गर्दन का पेन, हेडेक जो है वो स्ट्रेस के बाद से होता है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज ओवर थिंकिंग। आपका दिमाग ओवर एक्टिव है, बहुत सारा काम कर रहा है। अब दिमाग बहुत ओवर एक्टिव है आपका, तो उसको बहुत सारा काम करने के लिए बहुत सारा ब्लड चाहिए, बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए। अब बॉडी में कहीं से उसको पुल करेगा वो, जो आपके आसपास के एरियाज हैं, वो आपका शोल्डर है, आपका नेक है। अगर दिमाग इतना काम कर रहा है और ब्लड वहाँ से पुल कर लिया उसने, तो इन एरियाज में जो मांसपेशियाँ हैं वो स्टिफ होती हैं, टाइट होती हैं। जैसा हमने पहले कहा, जहाँ भी मसल्स आपके स्टिफ होती हैं, सपोज एक मसल है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, स्टिफ हो रही है, तो जिस भी बोन को या जॉइंट को वो क्रॉस कर रही है वहाँ पे पेन होता है। तो ये मसल्स आपकी कंधे से लेके नेक तक जाती हैं। तो टाइटनेस यहाँ पे है तो आपको कंधे का पेन आएगा, टाइटनेस यहाँ पे है तो नेक का पेन या हेडेक आएगा। इजी वे आउट आपको पता है कि ये मांसपेशियाँ आपकी स्टिफ हो रही हैं। स्टिफनेस इज कॉन्ट्रैक्शन, इसका उल्टा इज रिलैक्सेशन। आप उसको स्ट्रेच कर लेंगे तो पेन कम हो जाएगा। नॉर्मली आप नेक को या कंधे को थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे तो ये पेन नहीं आएगा आपको। तो क्या बेसिक टिप्स आप अगर देना चाहें कि ये 4-5 एक्सरसाइजेज हैं या स्ट्रेचिंग हैं जो हर व्यक्ति को रेगुलर कोर्स में करना चाहिए, जिससे कि कम से कम डैमेज हो या कम से कम पेन उनको एक्सपीरियंस हो? सो आई वुड से कि आपकी जो बॉडी का सेंटर है वो आपका पेल्विस है, आपका हिप का एरिया है, जो आपका जो थाई बोन्स हैं और जो स्पाइन है, जो उसके बीच का पार्ट है, वी कॉल इट पेल्विक बोन, वो बॉडी का सेंटर है। उसके जो आसपास की मांसपेशियां हैं, जो हम मोस्टली बोलते हैं कोर स्ट्रॉन्ग करना है, कोर पे वर्क करना है, जो उसके पीछे की मांसपेशियां हैं जिन्हें हम ग्लूट्स बोलते हैं, जो एक्जैक्टली हिप के पीछे होता है और हिप को आगे पीछे मूव करने में काम आता है। आप एक वो पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग करने से आपकी स्पाइन का प्रेशर और आपके नीज का प्रेशर जो बाद में आपको तंग कर सकता है वो हाफ वे तक कम हो जाएगा। पंकज, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि हमको बहुत कॉन्शियसली ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि जब हम जो डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, न जाने कितनी बार उठते हैं, कितनी बार बैठते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं या टेलीविज़न देख रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं, तो ऐसे उठते बैठते जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उस वक्त हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हम वो प्रॉपर जो मूवमेंट आप कह रहे हैं कि प्रॉपर मसल ही इन्वॉल्व उस मूवमेंट में हो, तो वो क्या किया जा सकता है? जितना हमारा मोस्टली काम होता है वो सामने से होता है। लिखना, पढ़ना, दौड़ना, भागना, मोस्टली काम हम सामने से करते हैं। तो आप ये मान लीजिए जो सामने की मांसपेशियां हैं बॉडी की हमारे, जो आपका चेस्ट का हिस्सा है, जो आपका हिप का सामने का हिस्सा है, ये हर चीज़ में बहुत सारा काम करता है। तभी जो मोस्टली आपको पेन आते हैं वो यहाँ पेन आता है, नीज का पेन आता है। सबसे ईजी वे आउट है, जब आप उठते बैठते हो, आप कोई एक्सरसाइज करते हो, तो आपको ट्राई करना है जितना इम्पैक्ट आप सामने डाल रहे हैं उतना ही इम्पैक्ट आप पीछे भी डालें। नॉर्मली बैठ के खड़े होने में आपको ध्यान देना है कि जो आपके हिप का पीछे का ये वाला हिस्सा है वो आप यूज़ कर रहे हो। आपको कॉन्शियसली ट्राई करना है, बिकॉज इस हिस्से में वहाँ से आपको प्रेशर देना है। जी, वहाँ पे नसें कम होती हैं तो फील कम होता है। सो आपको ट्राई करना है कि आप दिमाग लगाएं, फोकस करें वहाँ पे कि आप बार बार ये वाला हिस्सा जब भी आप बैठ के खड़े होते हो आप यूज़ कर रहे हो। चलने फिरने में आपको ट्राई करना है कि आपका जो बॉडी का वेट है वो बजाय पैर में सामने की तरफ, बजाय टोस में होने के हील्स की साइड में हो। तो हील्स पे वेट आएगा तो आपका जो पीछे की मांसपेशी है, जो पीछे का चेन है, वो अपने आप एक्टिवेट होगा। ये हुआ पैरों और स्पाइन की बात। हाथ के लिए भी आपको ट्राई करना है कि जो आपका फ्रंट का पार्ट है, जो नेक का पार्ट है, जो शोल्डर्स का पार्ट है, ये आप स्ट्रेच करें बार बार, और जो पीछे का हिस्सा है वो आप इंगेज करें। जिनको हम बोलते हैं शोल्डर ब्लेड्स, स्कैपुला जो हमारा है, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो हम जितना हो पाए यूज़ करें, उसको स्ट्रेच करें या उसकी हम एक्सरसाइज करें, घर पे भी, जिम पे भी। जितना हम वो हिस्सा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे उतना हमारा फ्रंट पे या यहाँ पेन नहीं आएगा। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि पेन आपको नीज में है या पेन आपको एल्बोज में है, पर जो रीज़न है वो आपका, जो हमने पहले बात की थी कि हाँ, अगर कई सारे पेशेंट होते हैं टेनिस एल्बो के, जो कोई इशू यहाँ पे होता है, लाइफ लॉन्ग वो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, अगर वो एक बार स्कैपुला पे काम कर लें तो उनका ये पेन अपने आप गायब हो जाएगा। बिकॉज आपको पेन मालूम तो यहाँ पड़ रहा है, पर जो रीज़न है, जो नसें आपके निकल रही हैं स्पाइन के पास से, वो वहाँ पे एक्टिवेट हैं। इट्स लाइक कि स्विच जो आपका है वो दीवार पे है और आप बार बार ट्राई कर रहे हो बल्ब चेंज करने का, दिक्कत स्विच में है। तो आप स्विच पे काम कर लोगे तो बल्ब अपने आप ठीक हो जाएगा। कितना स्ट्रेंथनिंग करना या कितनी जिमिंग करना ठीक है, हम अगर एक पैरामीटर की बात करें? बिकॉज ये बड़ा अभी भी बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि कुछ लोगों को कहना है कि जिमिंग बहुत अच्छी है क्योंकि स्ट्रेंथनिंग तो ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि जिमिंग उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है।
या फिर आपको लगता है कि जो आपने कहा कि मसल, और आजकल मोबिलिटी की भी हम बात करें कि जॉइंट मोबिलिटी, मसल मोबिलिटी की बात करें, तो वो भी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और सारी चीज़ें किस रेशो या किस प्रोपोर्शन में होनी चाहिए एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ के लिए? एक बेसिक रूल जो सबके लिए काम आ जाएगा वो ये है, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी बहुत स्टिफ है, आपको लगता है कि हाँ नॉर्मली आप हाथ पैर मूव कर रहे हैं, आपको स्टिफ फील हो रहा है फिर, तो आपके लिए योगा या स्ट्रेचिंग या वैसा वर्कआउट जो मसल्स को लूज़ करने में काम आ जाए, वो आपके काम का है। आप और जिमिंग करेंगे और बॉडी स्टिफ हो जाएगी, वो आपके लिए हार्मफुल है, बिकॉज जिमिंग आपके जॉइंट्स को स्ट्रेन करेगी। अगर आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है और आप और भी कर रहे हैं योगा, तो वो आपके लिए हार्मफुल है, बिकॉज पहले ही आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, आपके जॉइंट पहले ही बार बार स्ट्रेन पे जा रहे हैं, फिर उसको आप और खींच के और फ्लेक्सिबल कर रहे हो, तो वो आपकी बॉडी को हार्म करेगा। तो जो स्टिफ हैं उनको स्ट्रेंथ नहीं करना, स्ट्रेंथ बहुत नहीं करना, जो बहुत फ्लेक्सिबल है उनको स्ट्रेंथ करना है, उनको जिमिंग करनी है, बॉडी को टोन करना है फिर। तो आपका कहना है कि हर चीज़ थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में अगर की जाए तो ज़्यादा बेटर है? कि मेरा कहना है ये है कि आपको अपनी बॉडी के बारे में इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए। आप अपने कपड़ों के बारे में इतनी रिसर्च करते हो, आप अपने बेड के बारे में इतनी रिसर्च करते हो, थोड़ा बहुत आइडिया आपको अपनी बॉडी के बारे में होना चाहिए कि बॉडी असल में कितना कैसे मूव करना है आपको। देन अगर आप जिमिंग करते हो तो आप जिम में क्या करने जा रहे हो, लाइक कई बार हम जिम जाते हैं, हम सीधा स्टार्ट करते हैं बाइसेप से, उठाया वेट और बाइसेप करना स्टार्ट कर दिया, जबकि सेम टाइम पे मेरे कंधे में ताकत नहीं है। तो वो कैसे एक आम इंसान कैसे पता करे? क्या वो फिजियो के पास जाकर पहले अपना एक एनालिसिस कराए अपनी बॉडी का कि आप उनके वीक पॉइंट्स या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या पार्ट्स को आप बताएं या जॉइंट्स को बताएं, या घर पे रह कर के भी वो डे टू डे एक्टिविटी में जो वो फील करते हैं उसके थ्रू भी वो पता कर सकते हैं कि क्या उनके लाइक वीक पॉइंट्स हैं या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं? किस तरह से एक आम आदमी ये आइडेंटिफाई करे? तो अगर आप बहुत एक्टिव नहीं हैं, जो आप जिम जा रहे हैं बहुत एक्टिव नहीं है, उनको बहुत सारा उनका पैशन नहीं है कि उनको बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो नॉर्मली घर पे रह के ही जो आपका फ्रंट की मांसपेशियां हैं उसको स्ट्रेच कर लें, जो बैक की मांसपेशियां हैं स्पेशली स्कैपुला और ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो आपको दिक्कत नहीं होगी फिर। अगर आपका वो पैशन है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है या आपको स्पोर्ट्स खेलना है, तो आप फिजियो के पास जाके एक बार समझ लें अपनी बॉडी के बारे में, क्योंकि इफ़ कोई बहुत फ्लेक्सिबल है तो भी इसकी कुछ मांसपेशियां बहुत स्टिफ होती हैं, इफ़ कोई बहुत स्टिफ है तो भी कुछ मांसपेशियां बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, तो उसके बारे में आपको मालूम हो जाएगा, तो वो ठीक करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब अपनी फिजियोलॉजी को आपको समझना बहुत ऐसा नहीं कि आपको हर रोज़ फिजियो के पास जाना है, वहाँ पे एक्सरसाइज करनी है, आप समझ जाए अपनी बॉडी के बारे में, आपको अपने आप वो मैनेज करना आ जाएगा। और अगर हम फिजियो की बात करें, जो हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था सबसे पहले ही हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना या फिजियोथेरेपी कराना एक रिहैब माना जाता है, और आपको कोई इंजरी हुई है या कोई आपकी सर्जरी हुई है या आपकी ओल्ड एज हो गई है, लेकिन आपको लगता है कि हर दिन जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, फिजियो की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो कुछ अलग एक्सरसाइजेज होती हैं या मिक्सचर ऑफ जिम की एक्सरसाइजेज या योगा की एक्सरसाइजेज होती हैं, और उनको क्या रेगुलर कोर्स में किया जा सकता है? सो एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पे है, फिजियो इज अगेन एक्सरसाइज है जो हम करते हैं, सेम एक्सरसाइज हम करते हैं। एक हमारा होता है मूवमेंट कि मैं अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, पैर ऊपर नीचे कर रहा हूँ, डंबल से कर रहा हूँ, फिर हम मूवमेंट करते हैं जिम में जाके या एक्सरसाइज में कि हम किसी मसल को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। जो फिजियो है उनकी एक्सरसाइज में आप बेसिकली उस मसल पे वर्क कर रहे होते हो। अब वो फिजियो के ऊपर है कि उनको आइडिया है कि कौन सी मसल आपकी वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उस एग्जैक्टली उस मसल को टारगेट करते हैं। उसके बिना नॉर्मल एक्सरसाइज में आप वो मूवमेंट कर रहे होते हो, लाइक इस मूवमेंट में आपको ये बाइसेप्स यूज़ करना पॉसिबल है, मे बी आप कोई और मांसपेशी यूज़ कर रहे हो आसपास की, पर जो फिजियो हैं वो बताएंगे कि हाँ आपके बाइसेप्स मसल वीक है, आपको इस पे ही वर्क करना है, जो कि आपका मेन पर्पस था एट द फर्स्ट प्लेस। आप मूव नहीं कर रहे, इट्स नॉट डांस, इट्स अबाउट एक्सरसाइजेस। और एक्सरसाइज आप करते हो मसल्स को या तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए या वीक करने के लिए, जो आपको अपने आप से इतना आइडिया नहीं हो पाता। तो फिजियो आपको बता पाएगा कि एग्जैक्टली कौन सी मसल आपको कैसे टारगेट करनी है और कौन सी करनी है या नहीं करनी है। और अगर हम बात करें, बहुत अभी फिजियोथेरेपी में बहुत अलग अलग थेरेपीज अभी सुनने में आती है, निडलिंग भी हम सुनते हैं, कपिंग सुनते हैं, तो ये सब क्या थेरेपीज़ हैं और ये क्यों ज़रूरी होती है और कब कोई किसी को दी जाती है? ये इसको जो नीडलिंग है, कपिंग है, आपका टेपिंग है, ये सारे वेज हैं आपके मसल्स को लूज़ करने के। नीडलिंग आपकी सपोज जब मैंने आपसे बात की कि हाँ जो मांसपेशियाँ स्टिफ होती हैं, टाइट होती हैं, वो पेन करती हैं। सो नीडलिंग करने से
डिपेंड्स कि कितना बड़ा एरिया है मसल्स का। छोटी मसल्स हैं तो आप नीडलिंग कर लो, बड़ी हैं तो आप कपिंग कर दो, और बड़ी हैं तो आप मसाज कर दो या आप हॉट पैक कर लो फिर। तो ये सारे वेज मोस्टली आपकी मांसपेशियों को लूज़ करने में काम आते हैं, ताकि जहाँ पे वो सपोज ये मांसपेशी है और यहाँ पेन कर रही है, ये लूज़ करने से यहाँ पेन कम हो जाएगा। तो ये लूज़ करने का जो वे है, ये सारी मोडालिटीज़ हैं जो उसमें हेल्प करती हैं। पर इसके पहले एग्जैक्टली ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी मसल को आपको नीडलिंग करनी है, कहाँ पे कपिंग करनी है। तो ये कि आप एक्सपर्ट के पास से, जिसको प्रॉपर नॉलेज हो उसके पास आइडिया जाएं। हो आपकी बॉडी का, एनाटॉमी का, जिनको आइडिया हो कि हाँ आपकी मसल्स एग्जैक्टली आपको पेन क्यों आ तो रहा है। ये भी एक बड़ा जनरल लोगों को आइडिया नहीं होता है कि कोई भी पेन होता है तो या तो वो हॉट फर्मेंटेशन शुरू करते हैं या कोल्ड कंप्रेशन शुरू करते हैं। तो कब कोल्ड कंप्रेशन करना चाहिए और कब हॉट कंप्रेशन करना चाहिए? जहाँ भी आपको चोट लगी है, इनिशियल ट्रॉमा है, लाइक आपको आज चोट लगी है, तो जिस जगह पे चोट लगी है वहाँ पे आप आइस पैक कर सकते हैं। आइस पैक से वहाँ पे जो एरिया है नम हो जाएगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, तो पेन कम हो जाएगा आपका। एंड या तो सेम टाइम पे जो आपकी अगर चोट नहीं लगी है, आपको क्रॉनिक पेन है, बहुत समय से वो मांसपेशियाँ टाइट हो रही हैं और पेन आ रहा है, तो मोस्टली आपको हॉट पैक करना चाहिए। एंड आई वुड से कि एग्जैक्टली अगर आपको यहाँ पेन है तो आप बजाय यहाँ पे हॉट पैक करने की आपको पूरे फिजियो हाथ बता को पाएगा। हाँ। हाँ, जो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। आपको यहाँ पेन है तो जो मसल्स आपकी हैं ऊपर, उसके यहाँ से आप एक हाथ छोड़ दीजिए, इसके ऊपर की मांसपेशियों में यहाँ पे आप हॉट पैक कर लीजिए। नी पेन में लोग मोस्टली यहाँ पे हॉट पैक कर रहे होते हैं, आप यहाँ छोड़ के यहाँ पे हॉट पैक कर लो, आपको ज़्यादा फायदा होगा। बिकॉज यहाँ पे हॉट पैक करने से सेम टाइम पे आपका पेन कम हो जाएगा, पर बाद में जाके बिकॉज ब्लीड पड़ी है वहाँ पे, तो पेन आपका बढ़ जाएगा। और हाइड्रोथेरेपी का भी आजकल काफ़ी कल्चर है कि हाइड्रोथेरेपी बहुत सारे आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। तो ऐसा क्या स्पेसिफिक होता है हाइड्रोथेरेपी में कि एक जॉइंट से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज होती हैं या उसमें उनको रिलीफ फील होता है? वो बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट है बायंसी का, कि पानी में आप जाएंगे तो वेट कम हो जाएगा, उसके बेस पे काम करता है। क्योंकि आप पानी में जाएंगे, आप मूव करेंगे, आपका वेट कम हो जाएगा, तो जो प्रेशर कम लग रहा है, जो मूवमेंट है वो आपकी काम आ जाएगी। प्लस पानी में जैसे हम डंबल्स उठाते हैं बाहर, पानी में बहुत सारे वेज हैं। आप कोई भी फोम लेके या कोई भी बलून लेके उसको उस तरीके से मूव करें कि आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में वो चीज़ काम आ जाए। तो दैट मीन्स वो काम करता है। इट्स जस्ट अ वे ऑफ डूइंग एक्सरसाइजेस। आपको पता है कि हाँ कौन सी मसल पे वर्क करना है, तो आप पानी में या डंबल से या थेराबैंड से या बॉडी वेट से आप कैसे भी कर सकते हो। और अभी अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें तो ऐसे क्या नए इन्वेंशंस आए हैं, ऐसी क्या थेरेपीज़ और इसमें इंट्रोड्यूस हुई हैं या फ्यूचर में आने वाली है जो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी उनको और हेल्दी रखने और एक्टिव रखने में? फिजियो में बहुत कुछ आजकल नया आ गया है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। आपका लेज़र, शॉक वेव, रोबोटिक्स, AI, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। चीज़ें और एडवांस्ड हैं अभी, वो है इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, कि कैसे हम बॉडी के बारे में जान पाएँ। आपको पोस्चर चेक करना है तो पहले था कि आप बैठ के देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आप नाप रहे हैं कंधा कितना आगे कितना पीछे। आजकल कैमराज हैं, आपने एक पिक्चर ली, जैसे मेरे पास पेशेंट्स कई बार फ़ोटो भेजते हैं अपनी आउट ऑफ इंडिया से भी, कि आप एक बार एग्जामिन कर लो, तो उस AI एनालिसिस से आपको विदिन सेकेंड्स ये मालूम हो जाएगा कि कंधा आगे पीछे है। बिकॉज आपको आइडिया है कि आगे पीछे कौन सी मांसपेशियाँ हैं, लेकिन मेक आउट कि हाँ कंधा आगे या पीछे है तो कौन सी मसल्स ओवर एक्टिव हैं। एक्टिव थेरेपी और पैसिव थेरेपी, ये भी दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं फिजियोथेरेपी में, ये क्या है? तो आजकल बहुत सारी मशीनें हैं फिजियो में, जैसे रोबोटिक्स है आपका, जो आपके हाथ को मूव करने में काम आता है। पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपका हाथ पकड़ के इसको मूव कर रहा हूँ पैसिवली, 10 लाख बार ये करना और 2 बार आपको हाथ को अपने आप मूव करना, जो आप अपने आप से मूव कर रहे हो वो हमेशा बेटर होता है। सो रिहैब में या फिजियो में या नॉर्मल एक्सरसाइज में भी जितना आप अपनी बॉडी को मूव कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। जितना कोई मशीन कर रही है आपको दिखेगा कि आपका हाथ खोल रही है, बंद कर रही है, बहुत बारी कर रही है, पर वो आपका बॉडी, आपकी मसल्स उससे स्ट्रांग नहीं होंगे। मे बी आपका जो जॉइंट का रेंज है, जो आपकी जो मांसपेशियाँ जितना, जो आपकी हड्डियाँ जितनी पास में आ सकती हैं, दूर जा सकती हैं, वो मेंटेन हो जाए, पर मसल्स में पावर सिर्फ आपके करने। अगर हम बात करें कि न्यूरोलॉजिकल जो पेशेंट्स आते हैं उनको किसी को स्ट्रोक होता है या ब्रेन में होता है या पैरालिटिक अटैक आता है, उनके ऊपर भी फिजियोथेरेपी आई थिंक वंडर्स की तरह काम करती है और उनको फिर से लाइफ में लेकर के आने के लिए। तो वो कैसे काम करती है? अगर न्यूरोलॉजिकल हम कुछ बात करें कि अगर कुछ नर्व्स ही डैमेज हो गई हैं, आपने पूरा एक जो फिजियोलॉजी समझाई है कि हमारा नर्व होता है जो हमारा मैसेंजर का काम करते हैं और उसके थ्रू जो पूरी फिजियोलॉजी काम करती है, बट अगर नर्व्स डैमेज हो चुकी हैं तो क्या उसके बाद भी फिजियोथेरेपी से हेल्प होकर के वो काम हो सकता है? जब बच्चे
बड़े हो रहे होते हैं तो वो चलना सीखते हैं, उसके पहले वो क्रॉल करते हैं, उसके पहले वो साइड टर्न करना सीखते हैं। तो ये हर चीज़ जो हम करते हैं, सीखते हैं, लिखते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग कई लोग काफ़ी अच्छा ड्राइव कर लेते हैं, कई लोग ड्राइव कर नहीं पाते, वो हर चीज़ हम सीखते हैं, हर मोमेंट हम सीखते हैं, लर्न करते हैं। जो भी हम लर्न करते हैं वो अल्टीमेटली जाके आपके ब्रेन के किसी पार्ट में सेव होती है। आपने नाम सीखा, मेरा नाम आपने याद कर लिया, वो ब्रेन में आपके सेव हो गया। स्ट्रोक में या नर्व्स की कंडीशन में बेसिकली ऐसा होता है कि जहाँ पे आपका वो पार्ट सेव था, इंफॉर्मेशन सेव थी, वो इरेज हो गया, उस हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। तो आपको फिर से ब्रेन को ट्रेन करना होता है वो सारी मूवमेंट्स। तो उन बाकी एरियाज को सिखाना है कि हाथ को कैसे मोड़ना है या कैसे खाना खाना है, दैट टेक्स टाइम, पर ये पॉसिबल है। अगर हम कार्डियक बात करें तो कार्डियक में किस तरह का प्रॉब्लम रहता है और क्या मूवमेंट करना चाहिए? गट की बात करें अगर हम, तो कार्डियक में पहली चीज़ आपका हार्ट और लंग्स साथ में काम करते हैं। आप लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो हार्ट पे जोर बढ़ना कम हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कई लोग वॉक करते हैं, जो उनका बेसिक रूटीन होता है हर रोज़ का, वो होता है कि मैं हर रोज़ 10,000 कदम वॉक करूंगा और ये मेरा फिटनेस के लिए काफ़ी है इतना। हार्ट का मेन काम है खून को पंप करना। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, इट्स लाइक घर का मोटर, वो ऑन होता है और बॉडी में खून का फ्लो करता है, पुश करता है और वो खून जो है वापसी आता है। फिर सपोज़ कि किसी की जो काफ मसल्स हैं या मांसपेशियां हैं स्टिफ हैं, अब आपका जो खून की जो नलियां हैं, जो पाइप्स हैं, वो सारी बॉडी में होती हैं। अगर मांसपेशियां स्टिफ हैं तो वो टाइट होंगी और पाइप पे दबाव पड़ेगा, तो हार्ट को और ज़ोर लगाना पड़ेगा कि वो जो पाइप जो पहले से ही स्टिफ हो गई हैं उसमें खून का बहाव हो पाए। सो हार्ट पे ज़ोर पड़ेगा। अब सेम आदमी बहुत सारा वॉक कर रहा है, पहले उसकी मांसपेशियां स्टिफ हैं, वो वॉक कर रहा है, तो हार्ट को और ज़ोर लगाना पड़ेगा कि जो वॉकिंग का जो नीड है, जो उसको वॉक के लिए खून का बहाव चाहिए वो, और जो मांसपेशियों के अगेंस्ट को पुश कर रहा है उस दोनों को पुश करे वो। देन थर्ड थिंग, कई बार हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं। आपका हार्ट जो जिस पानी को, जिस ब्लड को पंप करता है, उसका मेन जो कंपोनेंट है वो पानी है, वाटर है। आप पानी कम पीते हो, आपकी मांसपेशियां स्टिफ हैं, प्लस आप फिजिकली बहुत एक्टिव हो, तो हार्ट को ट्रिपल लोड पड़ रहा है, पानी पुश करना है, जोर लगाना है इसके अगेंस्ट, और उस मोटर में पानी भी नहीं है, तो उसको और जोर लगाना पड़ेगा। फिर एक बहुत कॉमन रीज़न है आजकल जो बहुत अर्ली एज में हार्ट के इश्यूज होते हैं, वो इस कारण से हो सकते हैं। फिर आपने ये तीनों चीज़ें रिवर्स कर ली, आपने पानी ठीक कर लिया, मांसपेशियां लूज कर ली। मांसपेशियां लूज करना इस खाली स्ट्रेच करना, दिन में 3-4 बार आपने मांसपेशियों को खींच के छोड़ दिया, टेक्स हार्डली 5 मिनट्स, वो आपके हार्ट पे स्ट्रेन कम कर देगा। तो बहुत बेसिक मूवमेंट्स हैं, नॉर्मल स्ट्रेच करना या सांस ठीक करना, उससे काफ़ी हद तक आपके हार्ट को फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच पंकज। ये तो ऐसा एक ह्यूज वास्ट सी जैसा है कि आपसे क्वेश्चंस पूछते चले जाएं और आपसे इसके जवाब लेते जाएं और इन्फॉर्मेशन लेते जाएं। बट थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी इन्फॉर्मेटिव आपने जानकारियाँ दी, और बहुत सारा जो कन्फ्यूजन था या बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को जो क्वेरीज रही होंगी, आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट और इस कॉन्वर्सेशन को देख करके उनको जवाब मिल गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। आज पंकज से इस पूरे कॉन्वर्सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और साथ ही साथ एक्टिव भी बने रहना चाहते हैं लंबे समय तक, ना सिर्फ अपनी डाइट, मेंटल और फिजिकल या इमोशनल हेल्थ पर ध्यान दें, बल्कि अपने जॉइंट्स, पोस्चर्स, मसल्स और अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी पर भी आप बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट डालें, तो आप लंबे समय तक हमेशा के लिए एक्टिव बने रह सकते हैं। और आपकी यही एक्टिवनेस हम चाहते हैं कि आप हमेशा एक्टिव बने रहें, और अपनी इस एक्टिवनेस को यूज़ करें हमारे हर एपिसोड को देखने के लिए, उसे लाइक करने के लिए, उसे कमेंट करने के लिए, और साथ ही हमारे चैनल डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।